एक रईसजादा जिसके पास करोड़ों की एक महंगी कार है, वो अपने ड्राइवर से जिद करता है कि मुझे सुबह सुबह घुमाने लेके चलो, क्योंकि मैंने रात भर पार्टी की है, दोस्तों के साथ घूमा हूं, लेकिन अब मेरा मन अकेले घूमने का है, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन है। इसके बाद ड्राइवर उसे बैठाता है, गाड़ी पर घुमाता है। फिर जो लड़का था, जो रईसजादा था, जिसकी उम्र 24 साल है, वो कहता है कि एक काम करो, मुझसे ड्राइविंग सीट एक्सचेंज कर लो, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने का मन है। ये जो महंगी गाड़ी है, इसे सिर्फ मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा ने खरीदी है। इसके बाद बहुत जिद करने के बाद ड्राइवर सीट एक्सचेंज करता है। रईसजादे साहब आकर ड्राइवर सीट पर बैठते हैं और अपनी उसी करोड़ों वाली महंगी गाड़ी से उसे तेज रफ्तार में भगाते हैं मुंबई के अलग अलग सड़कों पर। इसके बाद जब वो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है रईसजादा, ठीक सामने एक कुछ चंद हजार की टू व्हीलर थी, या कहीं स्कूटी या एक्टिवा थी, जिस पर मियां बीवी कुछ सामान लेकर जा रहे थे। अब रईसजादा पैसों के नशे में था। इसके बाद वो स्कूटी को पीछे से टक्कर मारता है। मियां बीवी दोनों उसी वक्त उछलकर कार की बोनट पर आ जाते हैं, उसी बोनट पर आते हैं जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई थी। अब जो पति था, किसी हिम्मत जुटाकर वो उस गाड़ी से अलग हो जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है, लेकिन बीवी अभी भी बोनट पर फंसी हुई थी। रहम की भीख मांगती है कि मुझे नीचे उतार दीजिए, गाड़ी रोक दीजिए, लेकिन रईसजादा पैसों के घमंड के आगे उसे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो गाड़ी भगाते रहता है, महिला नीचे गिरती है और 2 किलोमीटर तक उसे यूं ही घसीटते रहता है। इसके बाद वो कार लेकर रफू चक्कर हो जाता है। कहां जाता है, कैसे जाता है और उसमें ड्राइवर ने उसकी मदद कैसे की, इसके बारे में आज रिकॉर्डिंग लाइव में बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि किस कदर पुलिस को छकाने की कोशिश की गई थी एक रईसजादे के बेटे द्वारा। बाकायदा गाड़ी का नंबर प्लेट गायब करवाया जाता है, और जो कार के विंडशील्ड में एक स्टिकर लगा था, खासम खास स्टिकर, उस स्टिकर से सीएम का क्या कनेक्शन है, महाराष्ट्र के सीएम का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो तीसरी और जो सबसे अहम चीज इस पूरे केस में, लड़कों ने जो पार्टी की थी उसकी सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें बकायदा लड़के एक मर्सिडीज कार में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुबह होते होते वो कार मर्सिडीज से एक दूसरी कार में बदल जाती है। ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताएंगे। और चौथी जो सबसे अहम चीज है कि जो पुणे का पॉश कांड था, उसमें जो नाबालिग था, जिसमें आपने सुना था कि उसे सजा मिली थी कि 300 शब्दों में निबंध लिखना है, वो 300 शब्द वाला निबंध बाहर आ चुका है, मीडिया के सामने आ चुका है। हम आज आपको बताएंगे कि पुणे पॉश कांड में उस नाबालिग ने 300 निबंध में ऐसा क्या लिखा, जिसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि ये कहां का इंसाफ है। लेकिन ये जो ताजा मामला जो हमने आपको पहले बताया, ये दरअसल रविवार की सुबह सुबह 5:30 बजे का है। कैसे कैसे कब कब क्या हुआ, चलिए तफसील से जानते हैं। ये जो पूरी वारदात है ये मुंबई से है, और इस वारदात को समझने के लिए आपको एक तस्वीर देखनी होगी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही स्कूटी है जिससे एक BMW कार ने टक्कर मारी। इसकी हालत देखिए, इसकी हालत देखकर आपको समझ आ गया होगा कि जो एक्सीडेंट किया गया, जो एक्सीडेंट हुआ, वो कितना भयावह होगा, और उसमें किस तरीके से जो इस स्कूटर पर या स्कूटी पर जो 2 कपल बैठे हुए थे, उनको किस तरीके से इस एक्सीडेंट से उनकी मौत हुई, एक बीवी की, और जो पति है वो अभी भी घायल अवस्था में है। दरअसल मुंबई में 7 जुलाई को सुबह सुबह तकरीबन 5:30 बजे एक BMW कार पीछे से आती है, फुल रफ्तार में होती है, और उसके अंदर बैठा है मिहिर शाह। ये एक रईसजादा है। कैसे रईसजादा है, क्योंकि जो इसके पिताजी हैं वो बहुत अमीर हैं, उनका अच्छा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, और साथ ही साथ उनका एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। वो क्या है वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन जो मिहिर शाह है वो फिलहाल अपने पापा के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उनकी मदद करता है, और उसी से इसका जो काम है वो चल रहा है। और 7 जुलाई को सुबह सुबह ये अपने ड्राइवर के साथ एक जगह है मुंबई में, एनी बेसिन रोड, वहाँ से गुजरता है, मरीन ड्राइव की तरफ से आ रहा होता है। गाड़ी ये खुद चला रहा था, और इसकी जो ड्राइवर की सीट के जो बगल एक सीट होती है, वहाँ पर इसका ड्राइवर खुद बैठा हुआ था। नाम है राजेंद्र बिदावत।
अब जिस तरीके से जो लड़का है वो गाड़ी भगा रहा था बिल्कुल बहुत तेज़ी रफ्तार में, और ऐसे में स्कूटी पर एक कपल जो है वो सामने बैठे हुए थे और उनको टक्कर लगती है, और इतनी भयानक टक्कर होती है कि जो दोनों थे हस्बैंड वाइफ वो उछल जाते हैं और उछलने के बाद बोनट पर आते हैं। बोनट पर आने के बाद पति किसी तरीके से हिम्मत जुटाता है, वो नीचे कूदता है, लेकिन जो महिला है वो फंसी रह जाती है। और ये लड़का मेहर शाह जो BMW में उस वक्त मौजूद था, और इसकी जो गाड़ी है बताई जा रही है तकरीबन 90 लाख के आसपास की है, ये उस गाड़ी को फिर भी रफ्तार में भगा रहा होता है और महिला उसमें फंसी होती है, और वो ज़मीन पर, वो पथरीली सड़क पर घिसड़ती जाती है और लगातार ये 2 किलोमीटर तक गाड़ी भगाता है। और इसी के साथ जो बगल में जो इसका पति था, महिला का, जो बोनट से कूदा था, वो किसी तरह अपने आप को बचाता है, पीछे भागता है, गिड़गिड़ाता है कि ब्रेक लगा दो, लेकिन ये लड़का ब्रेक नहीं लगाता, और जो महिला है वो उसी में पूरी तरीके से कुचल जाती है, रगड़ खा जाती है, और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। अब आसपास के जो लोग खड़े होते हैं वो इस तरीके का एक्सीडेंट देखते हैं, लोग आते हैं, पुलिस बुलाई जाती है, और पुलिस बुलाने के बाद जब महिला को अस्पताल ले जाया जाता है, जो हस्बैंड था उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तो पुलिस जो है वो बताते हैं कि जो हस्बैंड है उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर है, वो थोड़े अभी जो घायल हैं, लेकिन जो महिला है वो तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो पहले हम उस लड़के की साइड जानते हैं। तो देखिए, दरअसल 6 जुलाई को जो मेहर शाह है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बनाता है। आपको याद होगा कि पुणे पोर्शे कांड में भी जो नाबालिग लड़का था वो भी 12th पास करने के बाद उसकी खुशी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का ही प्लान बनाता है। और यहाँ पर मुंबई में भी मेहर शाह, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, 6 जुलाई की रात को ये अपने दोस्तों के साथ सेम वैसा ही प्लान बनाता है। इसके लिए ग्लोबल तापस बार में ये जाता है तकरीबन रात के 11 बजे, जो कि जुहू में है। अब वहाँ जाने के बाद ये लोग पार्टी करते हैं, पार्टी दोस्त वगैरह जो बियर भी पीते हैं। फिलहाल अभी इसमें ये चीज़ें सामने नहीं आई है कि मिहिर ने बियर पी कि नहीं पी, क्योंकि जो पब का मालिक है, जो ओनर है, वो बता रहा है कि मिहिर ने एनर्जी ड्रिंक पी थी। अब इसकी पुष्टि होनी बाकी है, पुलिस इस बारे में डिटेल देगी, लेकिन अब तक के लिए बताया गया है कि सारे दोस्त वहाँ पर जाते हैं, पार्टी करते हैं, और बिल बनता है तकरीबन 18,730 रुपये का, और उस बिल का जो भुगतान है वो मिहिर के दोस्त करते हैं। अब इसके बाद ये लोग जो एंट्री करते हैं बार में, वो करते हैं एक मर्सिडीज़ गाड़ी से, और उसके बाद जब निकलते हैं वहाँ से तो भी इनकी गाड़ी मर्सिडीज़ ही होती है। निकलने के बाद इनका जो वक्त होता है निकलने का, वो होता है तकरीबन 1:40। अब मर्सिडीज़ गाड़ी से निकलते हैं, रास्ते में गाड़ी रोकी जाती है। अब ऐसे में मेहर को लगता है कि मेरे जब दोस्त सब जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा और घूमना है, और इसे लगता है कि क्यों ना मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊं, और इसीलिए ये अपने ड्राइवर से अपनी महंगी लग्जीरियस गाड़ी BMW मंगवाता है। ड्राइवर है राजेंद्र बिदावत, वो गाड़ी लेकर आता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है और मरीन ड्राइव तक जो छोटे सर हैं, जो छोटे साहब हैं, उनको लेकर जाता है। वहाँ पर कुछ वक्त ये गुजारता है, धीरे धीरे सुबह होती है, और अब सुबह का समय आ जाता है तकरीबन वही 5, 5:30 का। अब इधर आप दूसरी साइड की जो कहानी है वो सुनिए। ये जो आप दोनों तस्वीरें देख रहे हैं, इनका नाम है प्रदीप, और ये इनकी बीवी हैं कावेरी। ये पेशे से मछुआरे हैं, ये मछली खरीदते हैं, फिर उसे मार्केट में बेचते हैं, और इसी के लिए ये लोग ससून डाक, जो मुंबई में पड़ता है, वर्ली इलाके में, वहाँ से जाते थे, और हर दिन इनका जो इनकी दिनचर्या थी उसमें यही था कि सुबह उठकर ये लोग सबसे पहले अपने काम के लिए जाते थे, और इसीलिए ससून डाक, जो मुंबई के वर्ली में पड़ता है, वहाँ पर जाकर ये लोग मछली खरीदते थे, और उसको लाने के बाद फिर ये मार्केट में उसे बेचा करते थे। और 7 जुलाई के दिन भी सुबह सुबह दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो निकलते हैं और ससून डॉक पहुंचते हैं, और वहाँ पर जाके मछली खरीदते हैं। मछली खरीदने के बाद ये उसे अपनी स्कूटी पर रखते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं, और उसके बाद जैसे ही ये जो प्रदीप और उनकी जो बीवी कावेरी हैं, ये एनी बेसेंट रोड के पास पहुँचते हैं, वैसे ही वो जो मेहर शाह है वो गाड़ी चलाने लगता है, क्योंकि वो अपने ड्राइवर को कहता है कि अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम मुझे मरीन ड्राइव तक लाए, लेकिन ये महंगी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरे पापा ने मुझे दिलाई है, और अब इसे चलाऊंगा मैं। और इसीलिए एक तरफ जहां दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो सुबह के 5:30 बजे एनी बेसेंट रोड से गुजर रहे होते हैं मछलियाँ लेकर, क्योंकि उनको जो मछलियाँ हैं वो मार्केट में बेचनी है, अपना घर चलाना है। और इधर दूसरी तरफ जो लड़का है वो जिद कर गाड़ी चलाने लगता है, ड्राइवर बगल वाली सीट पर बैठ जाता है, और फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि गाड़ी इतनी रफ्तार में चलती है कि जो हस्बैंड वाइफ है उन्हें पूरी तरीके से ठोकर लगती है, वो उछलते हैं, और ऐसे में जो पत्नी है वो उसकी एक तरीके से मौत हो जाती है, क्योंकि जो ये लड़का है ये रुकता नहीं है। हस्बैंड बार बार बोलता है कि ब्रेक लगा दो, मर जाएगी मेरी बीवी, ब्रेक लगा दो, लेकिन ये लड़का अपने आप को बचाने के चक्कर में, भागने के चक्कर में, ये सोचकर कि मैं किसी तरीके बच जाऊं, किसी को पता ना चले, इसीलिए ये
कार को भगाता रहता है और 2 किलोमीटर तक उस महिला जो कावेरी थी उनको घसीटता रहता है और इसीलिए उनकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद इसे लगता है कि अब इसने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से अब ये लंबा फंसेगा और ये इसीलिए सबसे पहले अपने पापा को कॉल करता है। पापा कौन है उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। अब इधर कॉल करने के बाद ये सी लिंक, वर्ली के सी लिंक की तरफ भागता है। वहाँ जाने के बाद इसे लगता है अब किसी तरीके से हमें बचना है और इसकी पूरा जो योगदान है वो इसका ड्राइवर भी देता है। ये अपने ड्राइवर को ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने के बाद वो ऑटो पकड़ता है ड्राइवर और अपने घर निकल जाता है। और जो लड़का है वो सी लिंक से सीधे कलानगर की तरफ भागता है, वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और वहाँ से अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए आगे और भागता है। लेकिन इससे पहले ये लोग गाड़ी पर एक स्टिकर लगा होता है, जिस स्टिकर में एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा कर रहा था, ये बता रहा था कि इस लड़के का लिंक किसी पॉलिटिकल पार्टी से। उस स्टिकर्स को खरोचने की ये लोग कोशिश करते हैं, उसे मिटाने की कोशिश करते हैं कि कल को अगर बाई चांस सीसीटीवी में देख लिया जाए तो गाड़ी पुलिस मैच ना कर पाए। और साथ ही साथ नंबर प्लेट को भी हटा दिया जाता है ताकि पुलिस इन्हें पकड़ ना पाए। अब इसके बाद जो मेहर शाह है, जो ये लड़का है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है। जब ये अपनी गाड़ी को एक तरीके से चेंज कर देता है, इसे लगता है पुलिस इसे नहीं पकड़ पाएगी, तब इसका ड्राइवर ऑटो पकड़ के अपने घर जाता है और ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, वहाँ रुकता है। उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं है। पुलिस ने इसकी गर्लफ्रेंड के घर जाकर भी पूछताछ की, वो भी रडार पर है। पुलिस ये समझना चाह रही है कि आखिर लड़का भागा तो कहाँ भागा, कैसे छुप रहा है। लेकिन अब तक इस लड़के का, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, ये भी बताया जा रहा है कि इसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद ये अपने पापा के बिजनेस में हेल्प कर रहा था और इसको पार्टी करने का और एक तरीके से जो अपने पापा के पैसे हैं वो उड़ाने का काफ़ी शौक है, जैसे कि आपने इस पूरी वारदात से समझा भी होगा। ये अभी तक फरार है, पुलिस की चंगुल से बाहर है और पुलिस इसे अब तक पकड़ नहीं पाई होगी। आपको ये केस, मुंबई का केस सुनने के बाद आपको ये भी ध्यान में आया होगा कि इससे पहले दिल्ली में भी सेम ऐसा ही एक केस हुआ था, जहाँ पर एक लड़की को, जो दिल्ली का कंझावला केस था, वहाँ पर उसे लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था कार से। जब वो कार के बोनेट में फंसती है, फिर नीचे गिरती है, तब कार वाला ब्रेक नहीं लगाता, किसी तरीके से उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करता, वो भी गाड़ी भगाता रहता है। और ठीक इसी तरह मेहर शाह ने भी गाड़ी को रोका नहीं, महिला की हालत देखने की कोशिश नहीं की, बल्कि गाड़ी भगाता रहा। अब आपको इस पूरे केस में बताएंगे कि आखिर मेहर शाह के खिलाफ कौन कौन से केस लगाए गए हैं, जो नया कानून आया है BNS, उसके तहत कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, और साथ ही साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे मेहर शाह का कनेक्शन निकल के आ रहा है, और आखिरकार इसके जो पिता हैं उन्हें पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया, क्या रीज़न है, कैसे अरेस्ट किया और आखिर वो हैं कौन। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि अरेस्ट करने के लिए पुलिस तत्पर है, लेकिन इस पूरे केस में आपको जो समझने की ज़रूरत है वो है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जिस तरीके से जो वनिता ने नाम लिया दिल्ली का कंझावला के, जिसमें 12 किलोमीटर तक एक महिला को घसीटा गया पथरीले सड़क पर, और इसके बावजूद जो अंदर बैठे थे उन्हें पता था कि वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी घसीटा जाता है। सेम मुंबई में बात कर लेते हैं, 2 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा जाता है, अंदर बैठे लोगों को सारी जानकारी थी। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने से हमारा पीछे ये तर्क है। देखिए, जो नई कानून व्यवस्था आई है उसमें कई तोड़ मरोड़ के बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। कहा गया है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद तत्काल प्रभाव से इसकी जानकारी दे देता है तो उसके खिलाफ कम धाराएं लगाई जाएंगी, कम कानूनी दांवपेच लगाए जाएंगे। अगर नहीं बताता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थी एक्सीडेंट होने के बाद। लेकिन अगर मान लीजिए जिस तरीके से ये जो दोनों केस है, दिल्ली का कंझावला केस और ये जो मुंबई का केस, इसमें एक बॉडी को जबरदस्ती, ये जानते हुए कि एक हमने टक्कर मार दी है, उसे घसीटा जा रहा हो, तो इस पर हमारी कानून व्यवस्था ने मौन धारण कर लिया है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो इस चीज़ को बता सके। अब हम ये सारी चीज़ें आपसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि अगर ड्राइवर नहीं बताते, यार मान लीजिए ड्राइवर ने किसी पुलिस को बता दिया कि भैया मैंने एक्सीडेंट किया है, तो उसी पर कम धाराएं लगाए जाएंगे। अगर ड्राइवर ने नहीं बताया है तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो नया सिनेरियो बन रहा है कि एक्सीडेंट करने का घसीटा जाए, तो उसके लिए कोई कानून ऐसे अलग से नहीं है। अभी सारी चीज़ें हम आपको क्यों बता रहे हैं? देखिए, जो हमारे देश में जो रोड एक्सीडेंट की जो आंकड़ा है, जो डाटा कहता है कि यहाँ पे हर साल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वाले लोग हैं। अभी ये आंकड़ा कैसा है? 1 घंटे के अंदर कम से कम 19 लोग पहियों के नीचे आकर मर जाते हैं। तो लगभग हर 1 मिनट किसी ना किसी, हर कुछ चंद मिनट में किसी ना किसी की डेथ हो रही है। लगभग हर 3 मिनट में एक डेथ हो रही है। अभी सारी चीज़ें बताने से हमारे पीछे क्या तर्क है?
क्योंकि जिस लड़के ने ये रईसजादे के बेटे ने जो एक्सीडेंट किया उस पर क्या क्या धाराएं लगी हैं उसको ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमारे देश में जो कानून है वो कानून तो बना दिया गया, लेकिन जो जिस तरीके से नए नए तरीके से क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है उस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई जा रही हैं। भारतीय न्याय संहिता जो एक हफ्ते पहले ही लागू है पूरे देश में, आपको पता हो कि पूरी जो क्राइम को समझने का आईपीसी और सीआरपीसी की जो धाराएं थी उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, या कहें बीएनएस कर दिया गया है। तो बीएनएस की धारा 105 मतलब गैर इरादतन हत्या, मतलब मुझे पता नहीं था गलती से किसी की हत्या हो गई हो तो उसे बीएनएस 105 गैर इरादतन हत्या। 281 धारा, इसमें मानव जीवन के खतरे में डालने वाली तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना, मतलब अगर लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो और किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए तो उसके लिए 281। 125 बी धारा, इसमें जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। धारा 238 और 324/4 नुकसान और क्षति के कारण बनने वाली शरारत करने वाली चीजें। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ये लगभग ये 4 से 5 धाराएं उस लड़के पर हैं, लेकिन अब लड़का फरार है, लड़का रडार से ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन इसके पिता और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप पूछेंगे कि भैया अरेस्ट तो बेटे को होना चाहिए, वो गाड़ी चला रहा था, बेटे के बाप को अरेस्ट करना और ड्राइवर जो बगल वाली सीट में बैठा था उसे क्यों अरेस्ट किया गया। तो ड्राइवर को अरेस्ट क्यों किया गया इसके बारे में बता देते हैं आपको। ड्राइवर को अरेस्ट करने का पीछे जो मकसद था, क्योंकि ड्राइवर ने सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी थी, बावजूद इसके उसने पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी, मतलब उसने एविडेंस छुपाने की कोशिश की है। पहली चीज हो गई। उसे पता था कि कहां पर किस वक्त एक्सीडेंट हुआ, फिर भी उसने अनदेखा किया और भाग गया वहां से। तीसरी चीज, जो पिता है उसको अरेस्ट करने का पीछे मकसद क्या है, क्योंकि पिता तो घर पर बैठा था। अब पिता घर पर बैठा था तो पुलिस का ऐसा मानना है कि क्योंकि ड्राइवर और पिता ने दोनों ने मिलकर बेटे की भागने में मदद की है, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब एविडेंस से छेड़छाड़, मेन आरोपी को भगाने में मदद करना एक तरीके से जुर्म में साथ देना हो जाता है। अगर आप पिता हैं तो जिस तरीके से जो नाबालिग वाला जो केस था पुणे कांड वाला, उसमें नाबालिग को तो जो सजा मिली ही मिली, लेकिन जिस तरीके से पिता, माँ और दादा ने अपने बच्चे को बचाने की जो भरसक कोशिश की वो हर किसी की नजर में आ चुका था, इसलिए पूरा परिवार ही जेल में है और जो जुवेनाइल है वो जेल के बाहर ऐश काट रहा है। अब ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई, ये बताई एक रईसजादे के ऊपर, और क्यों और किस तरीके से कहा जा रहा है कि जो रईसजादा है वो विदेश भी भाग सकता है। तो इसलिए मुंबई पुलिस ने बाकायदा 6 अफसरों की एक टीम बनाई है जो खास तौर पर इस रईसजादे के आगे पीछे टटोलेंगे कि कहां भाग सकता है, कहां गया होगा, इसकी लास्ट 4 लोकेशन क्या थी। अब जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि इन्होंने एक्सीडेंट तो किया, एक्सीडेंट के बाद ये जो लड़का था इसे पता था मैंने एक्सीडेंट कर दिया है, बावजूद इसके वो बांद्रा वर्ली लिंक जो एक नया आपने देखा होगा कि कई सारे जो मुंबई के बाहर वाले जितने भी लोग हैं, एक नई सीलिंग बनी है, मतलब समंदर के ऊपर जो ब्रिज बना है उसकी दूरी है लगभग 5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर के आसपास वो लंबा ब्रिज है। बाकायदा उस गाड़ी से वो लोग सी लिंक पार करते हैं, ड्राइवर को छोड़ा जाता है, ड्राइवर को छोड़ के ये कहा जाता है कि काम करो तुम एक ऑटो पकड़ो अपने घर निकलो, और ये जो लड़का है गाड़ी छुपाता है और फिर खुद भी ऑटो रिक्शा पकड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है। उससे पहले क्या करता है, ये जो स्टिकर लगा था उसकी गाड़ी पर, एक जो शिंदे गुट है शिवसेना वाला जो भी सीएम भी हैं, उसका एक स्टिकर लगा हुआ था गाड़ी के ऊपर, उसे मिटाने की खरोचने की कोशिश की जाती ताकि ये साबित ना किया जा सके कि ये गाड़ी पार्टी के किसी मेंबर से जुड़ी हुई है। बाकायदा जो नंबर प्लेट था उसे भी खरोचने या कहें उसकी नंबर प्लेट मिटाने की कोशिश की जा चुकी थी, लेकिन नंबर मिटाया भी जा चुका था, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। कैसे मुस्तैद थी वो आगे बताएंगे। अब इसके बाद जैसे से वो घर भाग जाते हैं, पुलिस जब मौका वारदात पे पता करती है तो पता लगता है कि गाड़ी को यहाँ छोड़ा गया है। तो गाड़ी के ऊपर एक चेसिस नंबर होता है, मतलब इंजन के ऊपर एक बाकायदा नंबर लिखा होता है, उससे पता लगाया जा सकता है कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है। और गाड़ी की जो आप हालत अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ठीक एक्सीडेंट के बाद ये गाड़ी की ऐसी हालत हुई थी। और जो पिता है, पिता कौन है, हमने आपको शिंदे गुट के बताया, हमने ये कहा था कि आपको बताएंगे कि सीएम से इनका क्या खास कनेक्शन है। तो पिता का नाम है मेहर शाह, जो 24 साल के जो बेटे हैं उनके पिता का नाम है राजेश शाह, और ये जो सीएम के बहुत ज़्यादा करीबी हैं और कहते हैं कि इनका
कबाड़ का काम है, ये कबाड़ के काम को जो इनका बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा फलता फूलता है और इसीलिए ये शिंदे गुट की तरफ है। जब से शिवसेना की दो गुट अलग अलग हुए हैं उसी में से अब ये शिंदे गुट में आ गए हैं और शिंदे गुट के लिए फाइनेंस या कहें पूरा जो लेखा जोखा है अकाउंटिंग का ये खुद ही संभालते हैं राजेश शाह, इसलिए ये सीएम के करीबी बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जब से बेटे ने ये जो कांड किया है, जब अरेस्ट में आया तो खुद सीएम ने भी आके कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा देखा नहीं जाएगा कि कौन किससे ताल्लुक रखा जाता है, जो गलती करेगा उस पर सजा उनको दी जाएगी। लेकिन राजेश शाह से कहने का मतलब कि राजेश शाह जिस तरीके से फंडिंग जुटा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है ये अपने पावर का इन्फ्लुएंस कर मुंबई पुलिस पर इस केस को दबाने का लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो खुद अरेस्ट हैं, ड्राइवर भी अरेस्ट है। ये चीज़ ये होगी, आपको समझ में आ गई सीएम से क्या कनेक्शन था। अब जो आखिरी पॉइंट जो हमने शुरुआत में कहा था, हम आपको ये बताएंगे कि पुणे वाले कांड में जो 300 शब्दों वाला जो निबंध लिखना था उसमें नाबालिग ने क्या चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि उसमें कहा जा रहा था कि भैया जुवेनाइल ने जो कोर्ट था उसने गलत फैसला दिया, फिर तमाम कोशिशें हुई, फिर मुंबई हाई कोर्ट जाता है मैटर और मुंबई हाई कोर्ट जाने के बाद भी मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो फैसला सुनाया बिल्कुल सही है और ये जो नाबालिग है इसकी मानसिक हालत भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनकी परिवार की हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन जो नाबालिग है उससे भी सदमा लगा है उस सब सारी चीज़ों को देखकर। तो बाकायदा निबंध में 300 शब्द का क्या क्या लिखा जाता है मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देता हूँ, 3 या 4 पॉइंटर्स से बोर नहीं करूँगा आपको, बस आप ध्यान से सुनिए क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं और किस तरीके से इस देश में इंसाफ का जो डंका बजाया जा रहा है वो आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। इस निबंध में क्या लिखा गया है? पहला पॉइंट, नाबालिग ने कहा कि दुर्घटना के समय उसे पुलिस से परेशानी होने का डर था। उसने आगे कहा कि दुर्घटना के बाद लोगों को भागने के बजाय पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। कितनी बड़ी बात कही है इसने, खुद भाग गया लेकिन कहा कि उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है, उसे सभी की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करने की महत्व का भी उल्लेख किया। मतलब ट्रैफिक नियम को उसने जोर दिया कि ट्रैफिक नियम पालन होना चाहिए, इसे समझना चाहिए। पहले कहाँ था नहीं पता। तीसरी चीज, उसने कहा कि घातक दुर्घटना के बाद वो डर गया था, इसी डर के कारण उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। पार्टी करने का शौक है, महंगे महंगे ड्रिंक्स पीने का शौक है, गाड़ी चलाने का शौक है, दोस्तों को दिखाने का शौक है कि गाड़ी कितनी तेज भगाया जा सकता है, लेकिन जब गलती हो जाए तो डर लगना तो लाजमी है, ऐसा उसने लिखा है। अब जो चौथी चीज है उसने कहा है कि लोगों की यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और यदि उनका कोई दुर्घटना होता है तो उन्हें घटनास्थल से भागने की बजाय सीधे निकटतम पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। उससे चेतावनी दी कि भागने से वे परेशानी में पड़ सकते हैं। उसने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने का भी आग्रह किया। मतलब एक्सीडेंट के बाद आपको भागना नहीं है, वो सारी गलती जो उसने की उसे सुधारने के लिए वो पॉइंटर्स के जरिए महज 3 या 4 लाइन लिखकर बचने का प्रयास कर रहा है। और आखिरी चीज जो उसने अपने निबंध में खास तौर पे इस पर कहा कि इससे नाबालिग की मानसिक स्थिति का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, जो भी उसने लिखा है। उसने ये कहा कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लग रहा है और हिरासत में रहने के दौरान उसने आत्मविश्वास कम हो गया उसका। हालांकि दुर्घटना के बाद जब उसके माता पिता के एक कर गिरफ्तार किया गया तो शुरुआत से उसे डर और तनाव होने लगा था। कुल मिलाकर लबोलवाब ये कहा गया कि भैया आप ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, जिस तरीके से लोग एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाते हैं भागिए मत, वहाँ पे उनकी मदद कीजिए और पुलिस को इसके बारे में जानकारी दीजिए। 16 साल का है, 16 साल 8 महीने, 4 महीने बाद अब तक तो शायद 17 साल का सॉरी माफ़ कीजिएगा 17 साल 8 महीने का, 4 महीने थे उसके बालिग होने में, अब तक शायद हो भी चुका होगा क्योंकि उसका बर्थडे भी आने वाला था। तो एक लड़का जिसे पता है कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं कितने की ड्रिंक कर चुका हूँ, दूसरे पब में भी जाता है, वहाँ पे भी वो ड्रिंक करता है, इसके बावजूद वो लोगों को रौंद देता है और कह रहा है कि लोगों को ट्रैफिक नियम पता होने चाहिए। लोगों को ट्रैफिक नियम पता थे तभी वो हेलमेट लगा के सारी चीज़ों का बंदोबस्त करते हुए गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर कोई दूसरा नियम का पालन ना करे और पीछे से आकर टक्कर मार दे और उसकी बोनट पर 2 लोग जान की भीख मांगे, इसके बावजूद उसकी मन का पसीजे नहीं, उसके दिल में कोई दया की भावना ना आए और उसको रौंद दे अपने गाड़ियों के पहियों के तले कि उसे लगता है कि मैं तो अमीर बाप का बेटा हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरे बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे इस जो महाराष्ट्र के जो जितने सीएम जैसे लोगों से मेरी दोस्ती है, तो मुझे कोई मेरा बाल का बाका भी नहीं कर सकता। तो ये गलतफहमी लोगों को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप हर जगह लोग सजग हो चुके हैं, लोग मान चुके हैं कि आपकी अमीरी अपनी जगह है, लेकिन समाज सिर्फ और सिर्फ सख्त कानून से ही चलता है। अगर आप कानून के दायरे में रह के चलेंगे
तो आपके लिए भी उतना अच्छा है और दूसरों की जिंदगी तो सेफ अपने आप ही हो जाएगी अगर आप अपने आप को अडिग मान लें और ये ना सोचें कि पैसों के आगे पूरी दुनिया ही बौनी है। जब दुनिया खड़ी होती है तो पैसे बौने हो जाते हैं और कुछ ऐसा ही इस केस में आगे होगा। इसके ऊपर जो भी नई जानकारी है कि हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक।